हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, उससे संबंधित एक क्विक रिवीजन वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंतर्गत आपको पूरा का पूरा माइंड मैप के द्वारा मैं क्विक रिवीजन कराने वाला हूँ। और इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों विद्यार्थियों के लिए रिवीजन हो जाएगा। और आपकी यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर, चारों यूनिट इससे रिवाइज भी होने वाली है। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। साथ के साथ आपको क्या करना है, अन्य वीडियो देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लेना। और फ्लिपकार्ट और मंत्रा पे चल रही है इसमें सेल, तो अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो ऑनलाइन तो यहाँ प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके खरीद लेना, आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं, और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। सबसे पहले अपन सोल्व करें पहला आपका यूनिट फर्स्ट है नॉलेज और करिकुलम से संबंधित। इसमें पहला है नॉलेज। नॉलेज क्या होता है, ज्ञान क्या होता है। हम अपने ज्ञान के द्वारा, अपने तर्क, अपने अनुभव और वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, जो हमारे पास, उससे हम आसपास की जो घटनाओं को समझते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, ज्ञान के नाम से जाना जाता है, नॉलेज के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपके सामने। अब अवधारणा की बात करें कि कैसे कैसे हमें ज्ञान है उसको प्राप्त होता है। तो इंसान ज्ञान कैसे कैसे प्राप्त करता है, सबसे पहले एक्सपीरियंस से, अनुभव के द्वारा। तो इंसान क्या करता है भाई, आपने सबसे पहले बचपन में किसी चीज़ को बहुत सी चीज़ें आपके जीवन में घटित हुई, आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में पता चला। सबसे पहले आपको मैं उदाहरण दे के बताऊँ, आप तुआ था आपके घर में, या कोई भी गर्म चीज़ थी, आपको पहले नहीं पता था गर्म चीज़ थी, लेकिन आपने पहले कभी उसको छुआ होगा, फिर आपको पता चला ये तो गर्म चीज़ है। तो आपको कैसे पता चला, उसको अनुभव करके पता चला। अगला क्या है, तर्क के द्वारा। आप और अपने दोस्त है किसी भी विषय पे तर्क करते हो, जैसे आप और अपने दोस्त बैठे और भारत और चाइना के बीच में अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते हैं, उस पर आपने क्या किया, बहुत लंबे स्तर तक चर्चा की। तो क्या हुआ, उसके भी ज्ञान में वृद्धि हुई और आपके भी ज्ञान में वृद्धि हुई। कुछ ऐसी बातें थी जो उसको नहीं पता थी, वो आपने बताई। कुछ बातें ऐसी थी जो आपको नहीं पता थी, वो उसने बताई। तो इंसान किससे ज्ञान प्राप्त करता है, तर्क के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्त करता है। अगला मेथड क्या होता है, वैज्ञानिक प्रयोग, साइंटिफिक मेथड के द्वारा। वैज्ञानिक प्रयोग क्या होते हैं, आपको बहुत सी चीज़ें, आप जब फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में थे तब आपके दिमाग में बहुत सी बातें आती थी कि लाइट कैसे आती है, ये पंखा कैसे चलता है, तारे कैसे टिमटिमाते हैं, बाहर जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो कैसे चलती हैं। हर घटना है वो आपके सामने, ये पेड़ ऑक्सीजन कैसे देते हैं। लेकिन आज आपके सामने वो सब चीज़ें, सवाल आपके दिमाग में नहीं आते। क्यों? क्योंकि आपने वैज्ञानिक जो प्रयोग हैं उनके द्वारा इन सब चीज़ों को समझ लिया है अपने स्कूल के अंदर, कि किस तरीके से ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। भाई लाइट आती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आती है ना, विद्युत धारा के द्वारा। और जो पंखा होता है मैग्नेटिक फील्ड वगैरह के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के वगैरह वजह से चलता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है आपके समय पौधों में। तो आपने क्या तो लैब के अंदर इन सब चीज़ों को देखा है या फिर समझा है। तो इंसान कैसे ज्ञान प्राप्त करता है, वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त करता है। अगला कैसा है, जीवन उपयोगी दृष्टिकोण। साथ के साथ कुछ चीज़ें आप कहाँ से सीखते हो, अपने समाज के आसपास होने वाली घटनाओं से भी सीखते हो। जैसे आपने क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, आपने कैसे सीखा है, कोई किताब से थोड़ी सीखा है, अपने घर के आसपास होने वाली घटनाओं से सारी चीज़ें सीखी हैं। अब क्या क्या विशेषता होती हैं ज्ञान की। तो सबसे पहले आपको ज्ञान क्या करता है, सत्य एवं प्रमाणित बनाता है, ट्रूथफुल एंड एविडेंट। मतलब ज्ञान कैसा होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए सत्य पर आधारित। तो अगर अब आपको कोई भी बता दे कि पृथ्वी किस पे टिकी हुई है, गाय के सींग पर, तो आप विश्वास करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपने भूगोलिक घटनाओं के बारे में आपको पता है कि किस प्रकार से भूगोलिक घटनाएं घटित होती हैं, और इसके वजह से जो पृथ्वी है उसका जो घूर्णन होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से वो घूमती है। समझ में आ गया आपको इन सब चीज़ों का। तो यही है कि जो ज्ञान है, जो आपके पास कोई प्रकार का ज्ञान है, वो कैसा होना चाहिए, सत्य और प्रमाणिक होना चाहिए, एविडेंट होना चाहिए। अगला क्या होता है, ज्ञान गतिशील होता है। ज्ञान क्या होता है, वक्त के साथ बदलता है। कभी ना कभी आपने जीवन में सोचा होगा कि ये चीज़ अगर मुझे 1-2 साल पहले पता होती तो मेरा जीवन में कुछ और अच्छी जगह हो सकता था, मैं और भी जीवन में बेहतर कर सकता था। आपने जीवन में बहुत बार सोची होंगी ऐसी चीज़ें। तो यही है कि जीवन में इंसान को समझ कैसे आती है, उम्र के साथ ही आती चली जाती है। बचपन में आप खिलौनों के साथ खेल सकते थे, क्या आप थोड़ी खेल सकते हो खिलौनों के साथ? नहीं खेल सकते ना। क्यों? क्योंकि अब आप समझदार होते चले गए, आपका बौद्धिक स्तर बढ़ता चला गया। तो यही है इंसान का जो गति होती रहती है। अगले वाला पॉइंट है सामाजिक। इंसान कैसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। आपके पास जो ज्ञान है वो समाज में भी लागू होना चाहिए, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं।
हम ऐसे कार्य करें जिससे हमारे समाज का भी भला हो और हमारा भी भला हो। तो सामाजिक प्राणी हैं, तो हमें सामाजिक ज्ञान भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और समाज में वो ज्ञान उपयोगी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज्ञान कैसा होता है? सापेक्ष होता है, रिलेटिव होता है। मतलब हर सिचुएशन के हिसाब से ज्ञान अलग अलग लग सकता है। आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहाँ पर हो सकता है कि को एक छोटा सा उदाहरण दे के बताऊँ, मांस हो गया, मदिरा हो गया, ऐसी चीज़ों का सेवन करना हो सकता है गलत हो। लेकिन एक आप ऐसे क्षेत्र में चले जाओ, सुदूर क्षेत्र में, जहाँ पर क्या है, पेड़ पौधे कम होते हैं, वहाँ पर लोग अपना जीवन लगभग इन्हीं चीज़ों पर काटते हैं। समझ में आया? क्योंकि भाई उनके पास अनाज उगता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, खाना ही पड़ेगा उन्हें मांस। तो यही है, ज्ञान है वो इंसान का रिलेटिव होता है, हर जगह जगह के हिसाब से अलग अलग चल सकता है। समझ में आ गया ना आपको? और भी बहुत सी चीज़ें हो सकता है कि आपके जो आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर एक एकल विवाह की प्रथा हो, एक विवाह लोग करते हो, लेकिन आप दूसरी जगह जाओगे वहाँ पर बहु विवाह प्रथा है। तो क्या गलत है वो लोग? नहीं है। क्या हम गलत हैं? हम भी नहीं है। हर जगह की अपनी अपनी ज्ञान की क्या होती है, एक लिमिटेशन होती है, वो हर जगह के हिसाब से सापेक्ष चलता है। व्यवहारिक ज्ञान की बात करें, आपके पास कोई भी ज्ञान हो वो कैसा होना चाहिए? प्रैक्टिकल ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्यवहारिक ज्ञान आपके पास होना ज़रूरी है। अगर व्यवहारिक ज्ञान होगा तभी जीवन में आप आगे बढ़ोगे। व्यवहारिक ज्ञान क्या होता है? आपने 20 तक पढ़े तो सीख लिए, लेकिन अगर आप दुकान पर सामान खरीदने चले गए और आपसे वो नहीं खरीद पाए, वहाँ पर आप गलतियाँ कर रहे हो कैलकुलेशंस में, तो इसका मतलब क्या है? आपके पास व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। जीवन में व्यवहारिक ज्ञान होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था आपके सामने पूरा का पूरा जो ज्ञान से संबंधित। अब अपन देखेंगे कि विशेषताएं तो बता दिए मैंने आपको। ज्ञान प्राप्त कहाँ से होता है? इंसान को ज्ञान प्राप्त करने के क्या क्या तरीके होते हैं? सबसे पहला तरीका है, इंसान को अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। अब अनुभव कैसे होंगे? आप क्या तो अनुभव में भी कहाँ से प्राप्त करते हो? क्या तो अपने जीवन में खुद से सीख रहे हो आप कोई भी चीज़ों को। समझ में आ गया ना? आपको बचपन में आपके माता पिता कहते थे कि भाई अब गाड़ी को मोटरसाइकिल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, उसको थोड़ा धीरे चलाया करो। अभी भी थे, मानो तो कोई नहीं बात, चलाओ तो फास्ट हो। लेकिन पहले जो जब नई नई बाइक लेके आए थे, उतना थोड़ी भगाते हो, नहीं भगाते ना, क्योंकि अब आपको धीरे धीरे समझ आ रही है चीज़ों को देखकर, है ना। दूसरा क्या है? इंसान साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करके भी चीज़ों को सीखता है। अगले वाला पॉइंट है तर्क। रीजनिंग में कैसे सीखता है? जो तर्क में भी कहाँ से सीखता है? शास्त्र व प्रमाण से। कोई स्क्रिप्ट हो गई, कोई ऑथेंटिक टेक्स्ट हो गया, तर्क हो गया ना। कोई भी आपने किताबों को पढ़ा, कोई वो वहाँ से भी सीखता है। अगला क्या है? इंट्यूशन क्या होता है? सांस्कृतिक अनुभव। इंट्यूशन अंत पर गए, इंसान अपने जो कभी कभी आपके अंदर ऐसे नहीं होता है कि आपने कोई जीवन में किसी व्यक्ति से मिले और उसने ऐसी चीज़ बता दी आपके जिससे जीवन में बदलाव आ गया। आप कहीं घूमने चले गए, आपने कोई ऐसे घटना देख ली जिससे आपके जीवन में बदलाव आ गया। समझ में आ गया? जैसे आप कहीं मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, आप बहुत तेज़ मोटरसाइकिल चलाते, लेकिन एक दिन आपने ऐसा एक्सीडेंट देख लिया कि उसके बाद में आपके जीवन में मन नहीं करता आपका ज़्यादा तेज़ मोटरसाइकिल चलाने का। हो गया ना फर्क? तो यही है, इसी को क्या कहा जाता है? अंतःप्रज्ञा के नाम से जाना जाता है, जहाँ इंसान अपने खुद की जो चीज़ जीवन में उसके बदलाव आता है, ज्ञान आता है। ज्ञान अर्जन करने की अलग अलग विधियाँ भी होती हैं। वही चीज़ें, क्या तो अनुभव से सीख सकते हो, लॉजिक से सीख सकते हो, साइंटिफिक से सीख सकते हो, इंट्यूशन से समझ सकते हो, और सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ों से सीख सकते हो। तो ये था पूरा का पूरा ज्ञान। अब बात करेंगे अपन पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम किस प्रकार का होता है? क्या परिभाषा होती है? संरचित व योजना, मतलब स्ट्रक्चर्ड प्लान होगा आपके सामने। आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ाई की, सेकंड में, फिर 10th में। तो जो 10th क्लास आपने स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या सीखा होगा? आपने ये टेबल सीखी होंगी, आपने नंबर सिस्टम सीखा होगा, और उसके बाद में आप यहाँ तक पहुँचे हो जहाँ आप बच्चों को पढ़ाना शुरू करोगे। तो ये कैसे हुआ, ये सारी प्रोसेस? क्यों? क्योंकि जो आपके सामने जो पूरा पूरा सिलेबस है वो कैसा होता है? स्ट्रक्चर्ड होता है। 10th क्लास की चीज़ें फर्स्ट क्लास के बच्चे को नहीं पढ़ाई जा सकती, क्योंकि उनका बौद्धिक स्तर ही नहीं है वैसा। तो यही है, जो सिलेबस होता है वो हमेशा क्या होता है? नियोजित योजना के हिसाब से होता है। और कैलेंडर ने क्या बताया? नियोजित सीखने के अवसरों का क्रम होता है। प्लान सीक्वेंस ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के नाम से जाना जाता है। विशेषताओं की बात करूं, व्यवस्थित और संगठित रहता है। आपके सामने कभी भी जो आप सिलेबस देखोगे वो कैसा रहेगा? सिस्टमेटिक रहेगा। फर्स्ट क्लास के लिए जो नंबर सिस्टम सिखाएंगे, फिर आपको आप एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखोगे, फिर आपको टेबल सिखाई जाएंगी, फिर आपको फॉर्मूले सिखाए जाएंगे। गणित की बात करें, ऐसे इतिहास में देखने को मिलता है आपको, पहले सिविक्स चलती है, फिर अलग अलग सब्जेक्ट होते चले जाते हैं। समझ में आ गया? फिर क्या होता है? विद्यार्थी केंद्रित रहता है। चाइल्ड सेंटर्ड हमेशा एजुकेशन भी देखने को मिलती है, जहाँ पर बच्चे को ध्यान में रखा जाता है कि बच्चे की क्या इच्छाएं हैं, उसके हिसाब से पढ़ा जाता है। अगला,
सिलेबस होना चाहिए, उसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए। क्या? नॉलेज होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए और वैल्यूज़ होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉलेज, ज्ञान भी मिलना चाहिए बच्चे को, उसमें उस कौशल भी होना चाहिए जहाँ से वो अपने जीवन उपयोगी चीज़ें सीख सके। जैसे आप कंप्यूटर वगैरह पे पढ़ा रहे हो तो बच्चे को कंप्यूटर के पास लेकर जाओ और उस पर पूरी प्रैक्टिकल कराओ। अगला, नैतिकता भी होनी चाहिए, समाज में रहने लायक एक व्यक्ति भी बनना चाहिए, इसलिए उसमें नैतिकता के जुड़ाव भी होना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए? नॉलेज, स्किल्स, वैल्यू भी उसके अंदर होनी चाहिए, जो पाठ्यक्रम होता है उसके अंदर, कैरिकुलम में। अगला है समाज और संस्कृति से जुड़ा। तो आप कोई भी पाठ्यक्रम पढ़ाओ वो कैसा होना चाहिए? आपकी जो सोसाइटी है और जो कल्चर है उससे वो जुड़ा हुआ होना चाहिए, समाज और सोसाइटी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। समझ में आ गया? और सतत और क्या होना चाहिए? गतिशील होना चाहिए, मतलब जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। अब आपके क्या उद्देश्य होते हैं? कोई भी कैरिकुलम को डेवलपमेंट किया जाता है, कोई भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया, उसका क्या क्या उद्देश्य हैं? उसके सबसे पहला उद्देश्य है कि वो कोई भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास करेगा। कैरिकुलम होता है, अच्छे से याद करो, पाठ्यक्रम का क्या उद्देश्य होता है कि वो सबसे ज़्यादा बच्चे का क्या करेगा? सर्वांगीण विकास करेगा। अब ये काफ़ी फास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि माइंड मैप है, माइंड मैप में फास्ट रिवीजन ही होते हैं सारी चीज़ों की। एक कंप्लीट वीडियो मैंने अलग से डाल रखा है, वो देख लेना, वहाँ पे मैंने एकदम डिटेल में रिवीजन करा है। सर्वांगीण विकास कैसे होगा? कोई भी बच्चा है उसका बौद्धिक स्तर का भी विकास हो, उसका शारीरिक स्तर का भी विकास हो, उसका मानसिक स्तर का भी उसका नैतिक स्तर का भी विकास हो, तो तीनों के, और कौशल स्तर का भी विकास हो, चारों के चारों स्तर पर उसका विकास होना चाहिए। बच्चा शरीर में भी हष्ट पुष्ट बने, इस प्रकार का कैरिकुलम बनाया जाए ताकि खेल कूद में भाग लेने को मिले। बौद्धिक स्तर में उसको फैक्ट्स भी याद कराए जाएं, कौशल उसको प्रैक्टिकल वगैरह भी कराई जानी चाहिए, है ना, जिससे वो जीवन उपयोगी चीज़ें सीख सके। और नैतिकता, समाज में रहने लायक एक व्यक्तित्व भी बनाना पड़ता है। तो इस प्रकार के जो डेवलपमेंट होता है उसको सर्वांगीण विकास या होलिस्टिक डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। साथ के साथ आपको पता है एक मनुष्य क्या है? अपन को रोबोट तो है नहीं, एक सामाजिक प्राणी है, हमें समाज में रहना है। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण करो जिससे क्या हो? व्यक्ति समाज के अंदर अच्छे से रह सके। अगला क्या है? जीवन उपयोगी शिक्षा। जीवन उपयोगी शिक्षा कैसी होती है? आपको ऐसा बच्चों को ज्ञान देना है जिससे क्या हो? बच्चा अपने जीवन में रहने लायक व्यक्ति बन सके। जैसे मैंने बताया ना, बच्चे को 20 तक पढ़े सिखा दिए, लेकिन बाहर जाकर उसको अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए बोला तो वो अटक रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा क्या है? बाहर जाकर भी उन जो आपने ज्ञान दिया है उसको अप्लाई करना चाहिए। जैसे आज के समय हमारे युवाओं की क्या हालत है? ज्ञान भरपूर है, लेकिन अगर उन्हें स्किल की बात करें तो 1% नहीं है। RSCIT की डिग्री है उनके पास, कंप्यूटर पे आप सारे फॉर्मूले बता देंगे शॉर्टकट की, लेकिन कंप्यूटर पे उन्हें ऐसे नहीं पता कि कंट्रोल कहाँ है, कौन सा होता है, शिफ्ट कौन सा होता है। तो क्या काम आया? वो ज्ञान नहीं आया ना, कोई काम। तो यही है, जीवन उपयोगी शिक्षा होनी जरूरी होती है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक मूल्य, नेशनल यूनिटी एंड कल्चरल वैल्यू। तो कोई भी जो समाज है उसकी पहचान क्या होती है भाई? अपन सामाजिक प्राणी हैं। अगर आप राजस्थान में रहते हो, आप दूसरे स्टेट में रहते हो, कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हो, तो आपकी कुछ पहचान है, आपका कुछ खान पान है, आपका कुछ रहन सहन है, कुछ आपके समाज के नियम है। तो उन शिक्षा उसी तरीके से बनाई जाए कि वहाँ पर क्या, उस देश की जो बच्चों के अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना है। इसीलिए तो आपको सुबह प्रेयर कराई जाती थी, आपको जनगण मन बुलाया जाता था, हम राष्ट्रीय गान बुलाया जाता, ताकि आपके अंदर क्या हो? राष्ट्र के प्रति भावनाएं। कोई भी दूसरा देश आप पर अटैक करे तो आप क्या करो? उसका अपने देश के प्रति साथ खड़े रहो और संस्कृति को भी सीख सको। अब बात करेंगे अपन पुराना नवाब नया पाठ्यक्रम। पुराना पाठ्यक्रम कैसा था और नया पाठ्यक्रम कैसा है, इसके बारे में अपन अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले अगर अपन कंपैरिजन करें, पहला पुराना पाठ्यक्रम था वो कैसा था? दृष्टिकोण के हिसाब से सब्जेक्ट ओरिएंटेड, विषय केंद्रित था। मतलब पहले किस चीज़ पे ध्यान दिया करता था कि गणित पढ़ो, विज्ञान पढ़ो, सिविक्स पढ़ो, इन सब चीज़ों पर जोर दिया जाता था। लेकिन अब क्या कहा जाता है? जैसे बच्चे को रुचि है, जो नया NEP लागू हुआ है उसमें क्या है, अगर बच्चे को सिविक्स पॉलिटी अच्छी लगती है वो भी दिला दो, गणित अच्छी लगती है वो भी दिला दो, कॉमर्स में बिजनेस स्टैटिक्स अच्छा लगा था वो भी दिला दो। समझ में आ गया? जिस सब्जेक्ट में, विषय में बच्चे की रुचि है उसको रुचि के हिसाब से उसको दिलाओ, और बच्चे को केंद्र में रखा जाता है, विद्यार्थी को केंद्र में रखा जाता है। अगले वाला पॉइंट है लक्ष्य, गोल क्या है? तो गोल क्या है? बच्चे को क्या सिखाना है? पहले वाले में क्या हुआ करता था? सिर्फ नॉलेज। पहले किसमें? रटने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था कि सिर्फ ज्ञान दो। जैसे कि कोई भी टॉपिक पकड़ लिया तो भारत का भौगोलिक क्षेत्र हो गया तो पूरा भूगोल के बारे में रटा दो बस सारे पॉइंट। अब ऐसा नहीं है, अब क्या है? बच्चे को ज्ञान, नॉलेज दो, स्किल दो और वैल्यूज, तीनों चीज़ें सिखाओ। ज्ञान भी सिखाओ, फैक्ट्स भी बताओ, स्किल भी सिखाओ और साथ के साथ उसको वैल्यूज भी सिखाओ।
जैसे कि कोई भी बच्चा है, उसको कंप्यूटर पढ़ा रहे हो तो कंप्यूटर के बारे में पूरा इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ाया, फिर आपको लैब में लेकर गए, वहाँ उसको सारी चीज़ें समझाई कि कैसे कैसे इस जो आपने पढ़ा थ्योरी उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, समझ में आ गया। और फिर उसको समझाओ कि ऑनलाइन में जब आप जाओगे, तब आप ऑनलाइन दुनिया में जब आप किसी व्यक्ति को कमेंट करते हो तो आपको हेट स्पीच नहीं करना है, आप बच्चे को किस तरीके से कमेंट करना है, आप ऑनलाइन में खुद को कैसे रखना है। तो ये ज्ञान कौशल व मूल्य तीनों की तीनों चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगले वाला पॉइंट है पद्धति कैसी होती है, रटने की पद्धति, रोइट लर्निंग है, रटने की पद्धति देखने को मिलती थी। तो अपने टाइम में अपन ने क्या किया है, 10th में 12th में सिर्फ रटने पर ही अपन ने ज़्यादा ध्यान दिया है। अब कैसा होगा, अब अपने को एक्सपीरियंस, अनुभव व गतिविधियों आधारित चीज़ों को सीखना होता है। मूल्यांकन कैसे किया जाता है, परीक्षा आधारित मूल्यांकन आपके सामने किया जाता है। पहले क्या होता था, पुराने सिलेबस में सिर्फ परीक्षा कराते थे और परीक्षा पर प्रतिशत पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। अब ऐसा अब नहीं, अब कैसे किया जाए, सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन क्या होता है, बच्चे के पढ़ने के भी नंबर दो, है ना, साथ के साथ बच्चे के नंबर दो, आप खेल कूद के भी बच्चे के नंबर देना आपको उसके व्यवहार के हिसाब से। तो उसको क्या बोला जाता है, सतत मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है कि बच्चे को सतत मूल्यांकन के हिसाब से, कॉन्टिन्यूस अप्रोच के हिसाब से उसको नंबर दो। उपयोगिता क्या थी, लिमिट, सीमित था आपके सामने, जो पहले वाला ज्ञान था वो सीमित था और अब जीवन उपयोगी व व्यापक है आपके सामने। तो ये अगले वाला पॉइंट है, अब आप क्या करोगे, पाठ्यक्रम का निर्माण करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम इंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन, पाठ्यक्रम निर्माण के क्या सिद्धांत होते हैं। पहला पॉइंट है, पाठ्यक्रम का निर्माण करो तो वो बाल केंद्रित होना चाहिए, चाइल्ड सेंट्रेड, मतलब बच्चे को आप केंद्र में रखो, बच्चा है उसको बीच में रखते हो, आप ध्यान में रखो कि आपको कैसा कंटेंट बनाना है। जैसे छोटा बच्चा है तो उसको आपको चित्रों के माध्यम से समझाओ, खेल कूद के माध्यम से समझाओ। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको क्या करो, उसको थोड़ा फैक्ट्स पढ़ाओ, और फिर और बड़ा हो गया तो उसको क्या, स्किल सिखाना शुरू करो। तो इस प्रकार से बच्चे की रुचि के हिसाब से पढ़ाना शुरू करो। किसी को स्पोर्ट्स में रुचि है तो स्पोर्ट्स पढ़ाओ, किसी को ड्राइंग वगैरह में रुचि तो ड्राइंग पढ़ाओ। गतिविधि आधारित, एक्टिविटी बेस्ड। गतिविधि आधारित क्या होता है, बच्चे को गतिविधि कराओ, कंप्यूटर पढ़ा रहे हो तो कंप्यूटर से संबंधित गतिविधि कराओ, और कोई चीज़ से संबंधित कर रहे हो तो उससे संबंधित भी गतिविधि कराओ। सामाजिक उपयोगिता, कोई भी व्यक्ति का जब निर्माण कोई भी समाज में कोई बच्चा है उसको कैसा होना चाहिए, वो समाज में सोशल यूटिलिटी उसकी होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सामाजिक प्राणी है तो समाज से संबंधित चीज़ें उसको समझाना जरूरी है। ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जिसमें सामाजिक चीज़ें भी हों, जैसे देश में रह रहे हो उससे संबंधित, वैसी जैसे राज्य में रह रहे हो वैसे उसकी जो सामाजिक संस्कृति है उसमें उस पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। और कौन से प्रिंसिपल होते हैं, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक क्या, बच्चे को ये समझो कि आप अपने विचारधारा से कैसे बनो, लोकतांत्रिक व्यक्ति बनो। मतलब आपको ऐसे नहीं कि अगर आप कोई भी एक विचारधारा को मानते हो, जैसे आप समझ लो कि राजनीति में एक ए पार्टी को आप वोट देते हो, है ना, ए आपका दोस्त बी पार्टी को वोट देता है, छोटा सा उदाहरण बताऊं तो ऐसे नहीं है कि बी पार्टी वाले को तुम एकदम ही क्रिटिसिज्म कर रहे हो किसी चीज़ का, नहीं, कोई भी चीज़ पूर्ण रूप से गलत नहीं होती है, कोई भी चीज़ पूर्ण रूप से सही नहीं होती है। आपको दोनों पहलुओं को समझना जरूरी है, सही और गलत दोनों को। समझ में आ गया। इंसान कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, है ना, उसकी विचारधारा कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, और कैरिकुलम भी लचीला होना चाहिए, बच्चे के हिसाब से जो ढल जाए। समझ में आ गया। आप अगर बच्चा नहीं रट पा रहा है, चीज़ों को समझ पा रहा है तो समझाओ, समझ नहीं पा रहा रटने वाली विद्या है तो उसको एक्टिविटी करके समझाओ। तो कैरिकुलम कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, उसमें बदलाव भी देखने को मिलने चाहिए समय समय के आधार पर। अगला क्या है, वो बच्चे का कैसा डेवलपमेंट करे, होलिस्टिक डेवलपमेंट। एक कैरिकुलम पाठ्यक्रम हो उसके अंदर कैसा हो, बच्चे का मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो और समग्र विकास देखने को मिले, कंप्लीट का कंप्लीट डेवलपमेंट देखने को मिले। समझ में आ गया आपके सामने। अब अपन बात करेंगे यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 1 को मैंने समझा दिया है। अब मैं आपको पहले तो बता देता हूँ पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, अपने टेलीग्राम चैनल पे आना है। जैसे टेलीग्राम चैनल पे आओगे, अभी ज्वाइन करोगे तो आपको यहीं पर ही पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, लेकिन बाद में ज्वाइन करोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी चैंपियन वाले यहाँ पर क्लिक करना ऊपर की तरफ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको जो फाइल वाला सेक्शन है यहाँ पर जाओगे और इस सर्च वाले ऑप्शन पर जाके आपको सर्च क्या करना है, KNOW, के बड़ा रखना, बस आपके सामने ये जो पीडीएफ है खुल के आ जाएगी। इसको जैसे खोलोगे तो यहाँ पर ये कंप्लीट नोट्स है वो देखने को मिलेंगे। अभी तो मैं आपको माइंड मैप करा रहा हूँ, लेकिन इस पीडीएफ में नोट्स भी हैं और माइंड मैप दोनों के दोनों ही हैं। तो इसको पढ़ लेना। और इसमें नीचे की तरफ मैंने देखो क्वेश्चन भी डाल दिए हैं आपके सामने, नीचे की तरफ क्वेश्चन भी डाल दिए, ऊपर की तरफ नोट्स वगैरह भी हैं, अच्छे से पढ़ लेना इनको, ठीक है। अब बात करते हैं अपन यूनिट नंबर 2 की तरफ, जहाँ पर क्या होता है, पाठ्यक्रम के आधार,
जो यूनिट नंबर सेकंड है उसमें जो पहला टॉपिक है वो क्या आएगा, पाठ्यक्रम का आधार, किस किस बेसिस पे करिकुलम का निर्माण किया जाता है। तो करिकुलम होता है ना, उसमें अलग अलग चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। कैसे कैसा प्रकार का करिकुलम होता है, सामाजिक आधार का, सोशियोलॉजिकल चीज़ें होती हैं उसके अंदर। अगला वैज्ञानिक अधिकार आधार, साइंटिफिक चीज़ें होती हैं कोई भी करिकुलम में। दार्शनिक आधार, फिजियोलॉ फिलोसफिकल चीज़ें होती हैं उसके अंदर, और मनोवैज्ञानिकल सोशियोलॉजिकल चीज़ें भी उसके अंदर, साइकोलॉजिकल चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। अब ये चीज़ें डाली क्यों जाती है, कोई भी करिकुलम पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया उसमें ये कुछ आपके सामने चार आधार रखे जाते हैं कोई भी करिकुलम का निर्माण करते वक्त। उसमें सामाजिक दृष्टिकोण रखा जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, दार्शनिक होगा, और आपके सामने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा। तो रखा क्यों गया उस दृष्टिकोण को, इसको अपन डिटेल में समझेंगे और पर्सन आएगा, अच्छे से पढ़ लेना। सबसे पहले अपन देखेंगे सामाजिक दृष्टिकोण क्यों रखा जाता है, क्यों। समाज और संस्कृति, सामाजिक दृष्टिकोण होगा। जैसे आप कौन से टॉपिक पढ़ते हो, जैसे आपने हिंदी पढ़ते हो, तो हिंदी में अपन क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की जो कहानियाँ पढ़ते हैं, तो इससे हमारे समाज के बारे में पता चलता है। समझ आ गया। गीता के आपने कुछ एक दो चैप्टर दे रखे हैं आपकी किताब के अंदर, रामायण महाभारत दे रखी है, तो इससे क्या हमारे समाज के बारे में हमें पता चलता है। इससे क्या होता है, क्योंकि हम समाज और संस्कृति के बारे में पता चलता है। हम क्या है, एक प्रकार के सामाजिक प्राणी हैं और हमें अपने समाज के बारे में पता होना जरूरी है, इसलिए सामाजिक दृष्टिकोण से चीज़ें डाली जाती हैं। अगले वाला क्या है, सामाजिक समस्याओं के बारे में पता चलता है, सोशल इश्यूज के बारे में पता चलता है। सोशियोलॉजी में आप देखोगे तो आपका नागरिक शास्त्र आता है, पॉलिटिकल आ गया, पॉलिटिकल आता है, सिविक्स आती है, जहाँ पर आप क्या समझते हो, हमारे समाज में कैसी समस्या है, बेरोजगारी से संबंधित समस्या है, पॉपुलेशन से संबंधित समस्या है, महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से संबंधित समस्याएं। तो ये समस्याओं को अपन समझते हैं, महसूस करते हैं, और इनके दूर करने के प्रयास के लिए अपनी विचारधारा बनाते हैं। तो यही है, सोशल इश्यूज से संबंधित चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगला क्या होता है, एकता और सहयोग। हमें अपनी जो देश है उस पर गर्व होता है इनको पढ़कर, साथ के साथ हमें अपनी संस्कृति पर भी गर्व होता है। तो यूनिटी और कोऑपरेशन के लिए भी जो आपके सामने सोशियोकल जो सामाजिक दृष्टिकोण से करिकुलम का निर्माण किया जाता है। अगला क्या, नागरिक शिक्षा, सिविक एजुकेशन मिलती है कि नागरिकों को अपने जीवन में कैसा, बच्चा है ना, बच्चा उसी को सिखा दिया जाए, छोटे बच्चे को, कि एक जो देश का एक जो आदर्श नागरिक होता है उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, आपको कैसा आदर्श नागरिक बनना है। तो यही है, बच्चे को वो गुण सिखा दिए जाते हैं ताकि वो आगे जाकर एक बेहतर नागरिक बन सके। और वो कैसे सीखेगा, जो वो समाज के अंदर जानेगा, संस्कृति के बारे में जानेगा। और कैसे कैसे जानता वो, जब उसके अंदर जो पाठ्यक्रम होता है उसके अंदर क्या हो, सामाजिक आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया हो। अब कोई भी पाठ्यक्रम होता है उसमें वैज्ञानिक आधार क्यों डाला जाता है, क्यों डाला जाता है, ताकि उसमें क्या हो, नवाचार और टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन एंड टेक उसके अंदर देखने को मिले। आपको पता है भाई, समय के साथ तकनीक में बदलाव आता रहता है। पहले औद्योगिक क्रांति आई तो पहले अपन लगभग काम हाथों से होते थे, फिर औद्योगिक क्रांति आई तो मशीनों से होने लगे, और फिर क्या, इलेक्ट्रिक आपके सामने रिवॉल्यूशन आया, तो जो मशीनें हैं वो किससे चलने लगी, बिजली से चलने लगी। और अब एआई का ज़माना, फिर क्या, कंप्यूटर का ज़माना है, तो कंप्यूटर से चीज़ें होने लगी, और अब एआई का ज़माना है। तो जो नई तकनीक और नवाचार आ रहा है वो कैसे सीखोगे अपन, जब आपके जो सिलेबस है उसके अंदर क्या होगा, साइंटिफिक अप्रोच होगी, तभी सीख पाओगे। समझ में आ गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक आउटलुक, आप समझते हो कि जो विज्ञान में जो घटनाएं हो रही हैं हमारे पास, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे हो रही हैं। क्यों, विज्ञान के बिना आज के मानव, जो वर्तमान समय का जो मानव है उसका जीवन कैसा है, एकदम अधूरा है। अगला क्या है, एसटीएम सब्जेक्ट होते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। तो इसके अंदर यही जो सारे के सारे सब्जेक्ट है वो देखने को मिलते हैं। साइंस आ जाएगा, टेक्नोलॉजी आ जाएगी, इंजीनियरिंग और मैथ है, ये सारे सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं। डिजिटली शिक्षा, इसके अंदर एक विषय ये भी आता है कि आप डिजिटली, क्यों, आज के समय बिना डिजिटल दुनिया, आज की सारी दुनिया डिजिटल हो गई है, बिना डिजिटलाइजेशन के आप कुछ भी नहीं समझ सकते हो। तो यही है, डिजिटल शिक्षा प्राप्त भी की जा सकती है। अगला है प्रकृतिवाद और स्वतंत्रता, नेचुरलिज्म एंड आपके सामने फ्रीडम भी देखने को मिलता है इन सब चीज़ों से। कोई भी दार्शनिक आधार की बात करें तो साइकोलॉजिकल इसमें आपको देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है, जो आप दार्शनिक आधार क्यों डाला जाता है दार्शनिक आधार कोई भी आपके अंदर जो कैरिकुलम होता है, पाठ्यक्रम होता है उसके अंदर, क्यों, ताकि आप दर्शन और विचारधाराओं को समझ सके, आप समझ सके कि इंसान का जीवन पैदा हुआ है तो उसके क्या क्या उसका मूल्य, भाई उसको क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इन सब चीज़ों को वो समझता है। लर्नर इंटरेस्ट, अगला वाला क्या है, आदर्श और नैतिकतावाद,
इंसान जो दार्शनिक, जैसे आपने गीता के पाठ पढ़े हैं, आपने कबीरदास के दोहे पढ़े हैं, तुलसीदास को पढ़ा, कालिदास को पढ़ा, ऐसे व्यक्तित्वों को पढ़ा, प्रेमचंद को पढ़ा, तो इन सब चीज़ से क्या आपको आदर्शवाद के बारे में पता चला, आइडियलिज्म वैल्यूज़ के बारे में आपको पता चलता है। जिससे क्या होता है, आदर्शवाद क्या होता है, आपको संस्कार सीखते हो इन सब चीज़ों से, हमारी संस्कृति के बारे में आपको पता चलता है, समझ में, धर्म के बारे में पता चलता है, जीवन में सही कर्म कैसे करना चाहिए इनके बारे में आपको पता चलता है। अगला क्या है, यथार्थवाद, रियलिज्म साइंस, जीवन की वास्तविकता के बारे में आपको पता चलता है कि जीवन की वास्तविकता आपके सामने कैसी है, कैसी होती है। अगले वाला पॉइंट है प्रयोगवाद, अनुभव, प्रेगमेटिज्म और एक्सपीरियंस। तो आप जीवन में इन सब चीज़ों से क्या सीखते हो, जीवन में प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखते हो कि जीवन में प्रैक्टिकली चीज़ें कैसी करनी चाहिए और एक्सपीरियंस कैसा करना चाहिए, जीवन के अंदर अनुभव कैसा करना चाहिए। समझ में आ गया आपके सामने। अब आप आता है मनोवैज्ञानिक आधार। तो कोई भी पाठ्यक्रम होता है उसमें मनोविज्ञान डाला जाता है। क्यों डाला जाता है, पहली चीज़ है विद्यार्थियों की रुचि समझने के लिए कि आपकी कक्षा के अंदर आपको मनोवैज्ञानिक सापेक्ष डाला गया, जिसमें क्या होगा, कोई क्विज करवाई जाती है मनोविज्ञान पे, है ना, जिसमें बच्चे से उससे संबंधित रुचियों के बारे में पूछा जाता है। तो इसमें विद्यार्थी की रुचि पता चल जाती है कि वो खेल में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, ड्राइंग में अच्छा है, कोकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा है, किस में अच्छा है, तो किसके लिए के, ताकि स्टूडेंट का इंटरेस्ट पता चल सके। अगला क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंस। हर बच्चे में अलग अलग क्या होते हैं, गुण होते हैं। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा मिलेगा, कई बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होंगे लेकिन खेल में अच्छे मिलेंगे, कोई बच्चे होंगे आपके सामने जो ना पढ़ाई में अच्छे हैं ना खेल में अच्छे हैं लेकिन बाहर की चीज़ों में अच्छे हैं, और कई मार जाए क्या मैं अच्छा गुनी बच्चे करी, है ना। तो ऐसे बच्चों को क्या करना होता है, हर बच्चे को आपको तो पढ़ाना है, हर बच्चे को आपको साथ लेकर चलना है। तो इससे क्या पता चलता है, हर बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पता चलता है। अगला क्या है, मोटिवेशन एंड लर्निंग, प्रेरणा व अधिगम सिद्धांत की बात करें तो प्रेरणा और अधिगम क्या होता है, बच्चे को आप ये सीखते हो, साइकोलॉजिकल जो चीज़ें डाली जाती हैं, इससे क्या पता चलता है कि बच्चे को कैसे मोटिवेट करना चाहिए। आपने बच्चों को बताया कि जो भी बच्चा इस बार के जो टेस्ट होंगे उसमें अगर फर्स्ट आएगा तो उसको मैं कुछ प्राइज़ दूंगा, है ना। साथ के साथ पूरी को स्कूल के सामने बच्चे को क्या सम्मानित किया जाएगा। जो इस बार स्पोर्ट्स में फर्स्ट आएगा उसके लिए आपने उसको कुछ ट्रिप के वगैरह के लिए लेके चले गए, तो बच्चे मोटिवेट होते हैं उस काम को करने के लिए। समझ में आ गया। अगला है आर्ट एंड प्ले बेस्ड, क्या होता है, खेल व कला आधारित शिक्षा। तो बच्चे को आप इस प्रकार की शिक्षा दो कि बच्चा खेल खेल के साथ चीज़ें समझ जाए। अब पाठ्यक्रम के प्रकार, तो यूनिट नंबर 2 है, ये मैंने आपकी पूरी की पूरी रिवाइज करा दी। बस इसमें ये 4 ही टॉपिक आते हैं और यहाँ पर प्रश्न बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, सामाजिक आधार पे पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे होता है, दार्शनिक आधार पे या मनोवैज्ञानिक आधार पे कैसे होता है, इस तरीके से प्रश्न आपके सामने देखने को मिलेगा। अब यूनिट नंबर 3 की बात करें, पाठ्यक्रम के प्रकार। पाठ्यक्रम के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं इनको अपन देखेंगे। तो पाठ्यक्रम का प्रकार होता है यहाँ पर आपके सामने, उसमें पाठ्यक्रम के प्रकार में कितनी चीज़ें देखने को मिलती हैं, आपको चार चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहले गतिविधि व जीवन आधारित, एक्टिविटी एंड लाइफ सेंट्रल आपके सामने कैरिकुलम देखने को मिलता है, पाठ्यक्रम देखने को मिलता है। दूसरा क्या है, विषय व कोर आधारित, सब्जेक्ट एंड कोर ओरिएंटेड। अगला क्या है, अनुभव, एक्सपीरियंस एंड वर्क बेस। और अगला क्या होता है आपका छिपा हुआ पाठ्यक्रम, हिडन सर्कुलरिज्म के नाम से जाना जाता है। अब एक्टिविटी बेस, खेल कूद से संबंधित, नाम से पता चल रहा है आपका सामने एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम कैसा होगा, जहाँ पर आपके सामने क्या इनफॉर्मल लर्निंग होगी, जहाँ पे आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट बनाना सीखोगे, स्पोर्ट्स सीखोगे, कल्चर सीखोगे और डिसिप्लिन और आपके सामने कोऑपरेशन सीखोगे, सहयोग सीखोगे। तो आप ये जो एक्टिविटी बेस्ड खेल आधारित जो आपके सामने गतिविधि आधारित जो पाठ्यक्रम होता है, इसमें क्या होता है आपके सामने बच्चे को प्रोजेक्ट बनाना सिखाया जाता है, उसको खेल कूद सिखाई जाती है, उसको कला में अच्छा बनाया जाता है, इन सब चीज़ों में इसको बेहतर बनाया जाता है। अगला क्या है, उस बच्चा क्या क्या सीखता है साथ के साथ इसमें, अगले वाला है कौन सा, सब्जेक्ट एंड कोर सेंटर। तो सब्जेक्ट में क्या होता है, बच्चे को किस पे जोर दिया जाता है कि बच्चा विषय पर ज़्यादा पढ़ाई करे। जैसे मैथ है तो मैथ का टीचर मैथ पे ज़्यादा जोर देगा, साइंस का टीचर साइंस के विषय पर, और हिस्ट्री का बच्चा है हिस्ट्री पर। इसमें क्या होता है, कोर जो सब्जेक्ट होते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, उन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। कंपलसरी सब्जेक्ट जैसे आप 3rd 5th क्लास तक आपके कुछ सब्जेक्ट कंपलसरी चलते थे, पर्यावरण अध्ययन चलता था, सिविक्स चलता था, है ना। अब कॉलेज में हो गए तभी भी आपके सामने इंग्लिश हिंदी के सब्जेक्ट आपको क्या चलते हैं, हमेशा कंपलसरी सब्जेक्ट चलते हैं, जिसको चाहे आप साइंस के विद्यार्थी हो, चाहे आर्ट के, चाहे इकोनॉमिक्स के किसी के विद्यार्थी, आपको इन सब्जेक्टों को पास करना अनिवार्य होता है।
समझ में आ गया। तो इनको क्या बोला जाता है, कोर सब्जेक्ट बोला जाता है। और इसको ये क्यों बनाए जाते हैं, ताकि बच्चे को कम से कम इन विषयों का तो ज्ञान होना आवश्यक है। अगला क्या है, अनुभव व कार्य आधारित, एक्सपीरियंस एंड वर्क बेस आपके सामने चीज़ें देखने को मिलती है। कैसे सीखोगे, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, अनुभव कैसे, आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस अनुभव के द्वारा चीज़ों को सिखाया गया। उदाहरण से मैं बताऊं, कंप्यूटर की क्लास ली गई और उसको लैब में ले जाकर समझाया, आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस समझाई और फिर उसको कहाँ पर क्या, लैब में लेकर आपको पूरी प्रक्रिया को समझाया गया। तो आप करके सीखते हो, समझ में आ गया। करके सीखने को क्या कहा जाता है, आपके सामने एक्सपीरियंस के नाम से जाना जाता है। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने के नाम से इसको जाना जाता है। जहाँ पे क्या आएगा, प्रैक्टिकल वर्क, हस्तकला कर सीखते हो, हैंडीक्राफ्ट का वर्क सीखते हो और वर्क सीखते हो। फिर अगले वाला पॉइंट है आपके सामने छुपा हुआ पाठ्यक्रम, हिडन जो कैरिकुलम, एक टाइप और होता है हिडन कैरिकुलम। वो क्या होता है, आप स्कूल के अंदर जाते हो, वहाँ पर सिर्फ बच्चा पढ़ाई नहीं करता, वो अपने दोस्तों के साथ रहना सहना सीखता है। आपको अनुशासन सिखाया जाता है, कैसा क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसा पहनना चाहिए, कैसे हमें बैठना चाहिए कक्षा में, कैसा अपने टीचर्स के साथ व्यवहार करना चाहिए, कैसे अपने दोस्तों के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो जो सामाजिकता सीखते हो आप अपने जो पूरे कैरिकुलम में, पूरे स्कूली शिक्षा में, उसी को क्या कहा जाता है, हिडन कैरिकुलम के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपके सामने सारी चीज़ें, और सारे के सारे प्रकार देख लेते हैं और उनकी क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। गतिविधि आधारित पे आप क्या करोगे, गतिविधि करके सीखोगे, जिसका उदाहरण क्या होगा आपके सामने, कोई प्रोजेक्ट कर लिया आपने, कोई भी प्रयोग करके एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को सीखा। जीवन केंद्रित, लाइफ सेंटर्ड जो भी चीज़ें होती हैं, है ना, जीवन केंद्रित, जहाँ पर जीवन समस्याओं से जुड़ी हुई शिक्षाएं सीखते हो आप। जैसे कि आपको सिखाई जाती हैं कि फर्स्ट एड कैसे देना चाहिए। समझ में आ गया आपके सामने। अगर आपके भूकंप आ गया तो आपको जो फायर ड्रिल, आग लग गई घर में तो आपको कैसे उसको बुझाना, कैसे प्रयास करना चाहिए, है ना। दूसरा, भूकंप आ गया, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं ना स्कूल की शिक्षा के अंदर, ड्रिल वगैरह कराकर। तो ये क्यों सिखाई जाती हैं, ताकि जीवन में अगर आपकी समस्याएं आए तो उन चुनौतियों से आप कैसे निपट सकते हो। तो इसको क्या कहा जाता है, लाइफ सेंटर्ड एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन सा आता है, पर्यावरणीय शिक्षा है, उसका मुख्य विषय होता है। अगला कौन सा, विषय केंद्रित, सब्जेक्ट ओरिएंटेड। यहाँ पर क्या करते हो, विषयों में विभाजित शिक्षा सीखते हो। आपको जो अलग अलग विषयों के बारे में पढ़ाई करनी होती है, जैसे गणित सीख ली, विज्ञान सीख ली और इतिहास को आपने सीखा है, तो अलग अलग विषयों से संबंधित आप चीज़ों को सीखते हो। उसी को क्या कहा जाता है आपके सामने, सब्जेक्ट ओरिएंटेड एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। अगला क्या, कोर्स सेंटर्ड। कोर्स सेंटर्ड क्या होता है, जहाँ पर आप अनिवार्य विषयों को पढ़ते हो, कंपलसरी सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो। कैसा, भाषा और नागरिक शास्त्र, सिविक्स हो गया, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी आपके विषय चलते हैं उन सब विषय को सीखते हो। उसको क्या कहा जाता है, कोर सब्जेक्ट कहा जाता है, ताकि बच्चे को और कोई विषय का ज्ञान नहीं हो, कम से कम इन विषयों का तो ज्ञान होना अनिवार्य है। अनुभव सेंटर्ड आप एजुकेशन प्राप्त करते हो। एक्सपीरियंस सेंटर्ड, यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, बच्चा डायरेक्ट करके सीखता है, अनुभवों के माध्यम से सीखता है। जैसे कि आप ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, मूर्तिकला हो गया, है ना, इन सब चीज़ों, हस्तकला हो गया, इन सब चीज़ों को कैसे सीखोगे, कृषि से, एग्रीकल्चर से संबंधित कार्य हो गए। कितनी थ्योरी पढ़ लो कोई मतलब नहीं है, इन सब चीज़ों को कैसे सीखोगे, जब आप प्रैक्टिकल करोगे, अनुभव करोगे, तभी आपको ये सब चीज़ें करना सीख पाओगे। अगला है कार्य आधारित, वर्क बेस्ड। वर्क बेस्ड कैसे होता है, काम करके सीखना। कोई भी इंसान है वो कैसे सीखेगा, चीज़ों को काम करके, लर्निंग करके इंसान सारी चीज़ें करना सीखता है। जैसे कि प्रैक्टिकल हो गया, वर्कशॉप हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें इंसान कैसे सीखता है, आपके सामने कार्य करके सीखता है। अगले वाला क्या है, छिपा हुआ पाठ्यक्रम। हिडन करिकुलम क्या होता है, जहाँ पर आप अनौपचारिक शिक्षा सीखते हो, इनफॉर्मल लर्निंग सीखते हो। इनफॉर्मल लर्निंग कैसे सीखोगे, अनुशासन के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से और नैतिकता के माध्यम से सारी की सारी चीज़ें आप सीखते हो। ये थी आपके सामने यूनिट नंबर 3। आप बढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 की तरफ। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, जो नेशनल कैरिकुलम है, उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है। सबसे पहले अपन नेशनल कैरिकुलम की बात करें तो उसका कॉन्सेप्ट क्या, अवधारणा क्या थी, क्यों बनाया गया अपना भारत का जो कैरिकुलम है, ताकि क्या हो, शिक्षा के उद्देश्य से मूल्य व मानकों का निर्धारण हो, स्टैंडर्डाइज किया जाए कोई भी कैरिकुलम को, सारे देश का एक कैरिकुलम हो, एक पाठ्यक्रम हो। तो क्यों बनाया जा रहा है, ताकि शिक्षा के उद्देश्य पूरे हों। काफ़ी बार क्या, कुछ बोर्ड का जो कैरिकुलम, जो पाठ्यक्रम होता है, वो क्या रहता है, थोड़ा कमज़ोर रहता है, उनके मानक स्टैंडर्ड अच्छे नहीं थे, किसी के स्टैंडर्ड अच्छे रहते हैं। तो ऐसा नहीं हो, सबका सेम सिलेबस रहेगा तो सेम स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहता है।
राज्य बोर्डों की शिक्षा को दिशा देना और उद्देश्य प्रदान करना। तो कुछ राज्य बोर्ड है वो अपने हिसाब से मनमर्जी करते हैं, है ना, उनको उनका मतलब पूरा डेवलपमेंट सही से नहीं होता कैरिकुलम का, तो उनको एक दिशा निर्देश बता दिए जाते हैं, उसी के आधार पे वो क्या करते हैं, कैरिकुलम का निर्माण करेंगे तो बच्चों की शिक्षा क्या अच्छे से हो जाएगी, है ना। वरना क्या होगा, कोई एक ए नाम का जो राज्य है, हम जैसे राजस्थान का मान लो, राजस्थान का क्या बढ़िया है, आपके सामने सिलेबस है, अब बिहार का थोड़ा कमज़ोर है, तो बिहार के बच्चे की एजुकेशन और फिर राजस्थान के बच्चे के एजुकेशन में क्या आएगा, फर्क देखने को मिलेगा। वो नहीं होना चाहिए, सभी बच्चों के क्या समान स्तर की बौद्धिकता मिले, समान स्तर का क्या उसको पाठ्यक्रम पढ़ने का मौका मिलेगा, तो उसका बौद्धिक स्तर भी बराबर का होगा और उसका जो स्कूली शिक्षा भी अच्छे से होगी। बच्चों में क्या राष्ट्रीय एकता की भावनाएं, समानताएं, सामाजिकता की भावनाएं। क्यों समान पाठ्यक्रम पढ़ाओगे तो बच्चों के अंदर क्या समान एक जैसी भावनाएं कि हम एक समाज के हिस्सा हैं, हम समान नागरिक हैं, हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। समझ में आ गया। क्या विशेषताएं होनी चाहिए आपके सामने जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम होती है उसकी। सबसे पहली है राष्ट्रीयता एवं एकता, नेशनलिज्म एंड यूनिटी। सभी लोगों को क्या एक रहना चाहिए, इससे क्या हमें अपनी राष्ट्रभक्ति के बारे में पता चलेगा, हमें अपनी एकता, देश की एकता के बारे में पता चलता है। अगले वाला क्या लोकतांत्रिक वैल्यू, हम डेमोक्रेटिक्स वैल्यू के बारे में समझेंगे कि हमारा देश लोकतांत्रिक है तो हम इस लोकतंत्र को कैसे बचाना चाहिए। साथ के साथ पाठ्यक्रम में भी लोकतंत्र आएगा। क्यों, क्योंकि हर राज्य का जो पाठ्यक्रम है वो समान रहेगा, तो वहाँ के बच्चों को क्या एक जैसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो उनके जो बौद्धिक स्तर में अंतर नहीं देखने को मिलेगा, उनकी विचारधारा में लोकतांत्रिक विचार हैं वो और गहराई से जुड़े हुए दिखाई देंगे। अगला क्या है समानता, स्वतंत्रता व सहयोग की भावना आएगी। क्यों, क्योंकि एक जैसा पाठ्यक्रम है तो हमें क्या एक जैसी चीज़ें पढ़ेंगे तो बच्चों के जो व्यवहार उसमें अंतर देखने को नहीं मिलेगा। समान अवसर मिलेंगे सभी वर्गों के लिए, चाहे लिंग, जाति, भेद व क्षेत्र के आधार पर भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा। अब एक बात बताओ, आप कोई बच्चा 10th क्लास में पढ़ता है, उसका बोर्ड सरल है, इजी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं और एक में हार्ड चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, तो हार्ड चीज़ें जो पढ़ाई जाएंगी उन बच्चों का स्तर अपने आप अच्छा हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अब वो दोनों तो बेचारे 10th क्लास में थे, बराबर बौद्धिक स्तर था, लेकिन बोर्ड की गलतियों की वजह से क्या हो गया, पाठ्यक्रम की गलतियों की वजह से दोनों के बौद्धिक स्तर में अंतर देखने को मिल रहा है। तो ये है, ये भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। अब भारत के जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर कैसे कैसे आपको सुधार देखने को मिले, कैसे कैसे सुधार देखने को मिलते हैं। पहली बात क्या है, सुधार करने क्यों पड़े, क्यों भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद में भारत की शिक्षा में सुधार करने की जरूरत पड़े थे, है ना, ताकि शिक्षा को और ज़्यादा समावेशी बनाया जा सके, सभी लोगों तक पहुंच बनाई जा सके और गुणवत्तापूर्ण भी बनाई जा सके। पहले भारत में गुरुकुल की शिक्षा हुआ करती थी, फिर अंग्रेज आए, उन्होंने अपने हिसाब से नई शिक्षा नीति लागू की, है ना, जो सब्जेक्ट वगैरह नए विषयों को लागू किया, लेकिन उसमें अंग्रेज थे वो अपने हिसाब से चीज़ों का निर्माण करते थे ताकि जो भारतीय लोग हैं उनको सिर्फ मजदूर बनाया जा सके। लेकिन उसके बाद में क्या, जैसे भारत आज़ाद हुआ तो हमें अपने खुद को सिलेबस को निर्माण करना था, हमें खुद के जो लोगों को शिक्षित करना था, तो इसीलिए सिलेबस उसको और समावेशी बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के पाठ्यक्रमों को लागू किया गया, अलग अलग प्रकार के आयोग आए, अलग अलग प्रकार के अधिनियम आए, उसको अपन अच्छे से समझेंगे। कौन सी प्रमुख आयोग व समितियां रहती हैं हमारे जो भारत के पाठ्यक्रम सुधार में। सबसे पहला कौन सा आयोग आता है, कोठारी आयोग। तो कोठारी आयोग है वो 1964 से लेकर 1966 तक आता है और इसने किस चीज़ पर जोर दिया, समान शिक्षा पर, सभी लोगों को बराबरी का हक मिले शिक्षा में, विज्ञान और तकनीक आधारित जो शिक्षा है उस पर इन्होंने बल दिया। कोठारी आयोग ने किस पे ध्यान दिया, समान शिक्षा पर, विज्ञान पे और तकनीक और बल पे ध्यान दिया। फिर आपके सामने जो नई शिक्षा नीतियाँ लागू होती है 1968 में, 1966 में, 1992 में और 2020 में, तो अलग अलग प्रकार की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ होती हैं वो लागू होती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज हैं वो लागू होती हैं। उसमें क्या है, शिक्षा में समानता, गुणवत्ता व मूल्य की बात की गई, धीरे धीरे उनमें बदलाव देखने को मिलता है। फिर एनसीईआरटी है, एक नया बोर्ड बनाया जाता है जो क्या करता है, राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम के निर्माण की बनाने का कार्य करता है। समझ में आ गया। अब राष्ट्रीय जो पाठ्यक्रम का ढांचा है उसको किस प्रकार से, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसको किस प्रकार से बनाया गया, इसमें आपके सामने दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एनसीएफ और एनसीएफटीई 2009। ये आपके सिलेबस में, दोनों को अपन अच्छे से पढ़ेंगे, दोनों में क्या अंतर है और उसके बाद में आपका कंप्लीट हो जाएगा ये। एनसीएफ 2005 की बात करूँ मैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2005 की, कब जारी किया गया था, सबसे पहले आपको समझना एनसीईआरटी के द्वारा 2005 में शुरू किया गया था। समझ में आ गया।
क्यों किया गया था? ताकि स्कूली शिक्षा को सीखने को आनंदमय बने। तो सबसे पहले तो मैं एक बात समझाऊं, जो आपको एनसीएफ बनाया गया, ये किन के लिए बनाया गया? बच्चों के लिए बनाया गया। जो शिक्षा है वो किस प्रकार से होगी उसके लिए बनाया गया था। पहले तो आप ये समझो, है ना। और इसमें क्या क्या था? स्कूली शिक्षा को सीखने और आनंदमय हो, मतलब जो बच्चे सीखें वो आनंद से सीखें। बच्चे पहले क्या हो, बस्ते बड़े बड़े बस्ते हुआ करते थे किताबें, लेकिन आज के समय आप देखते हो छोटे बच्चों की किताबें कैसी होती हैं? प्ले स्कूल देखने को मिलते हैं, जहाँ बच्चों को चित्र होते हैं, खेलने के साथ साथ सिखाया जाता है। तो बच्चों को सीखने में क्या आनंद को जोड़ा जाए, बच्चों को पढ़ाई करें तब उन्हें आनंद भी आना चाहिए। और बोझ रहित शिक्षा होनी चाहिए, जहाँ पर बच्चों को किताबों के नीचे नहीं दबकर रहना चाहिए, बल्कि उनको क्रिएटिव बच्चा बनाने के लिए सिखाने पर जोर दिया गया। मुख्य विशेषताएं क्या थी इसकी? एनसीएफ 2005 की, बच्चा केंद्र में था, चाइल्ड को सेंटर में रखा गया, कि बच्चा है उसको सीखने पर ज़्यादा जोर दिया गया, कि बच्चा है उसको आप सिखाओ, बच्चे को आप रटने के बजाय बच्चे की रुचियों के आधार पर पढ़ाओ। अगर उसको स्पोर्ट्स में रुचि है तो स्पोर्ट्स के आधार पर पढ़ाओ, जैसी उसकी रुचियाँ उस आधार पर उसको पढ़ाओ। परीक्षा में सुधार, एजुकेशन रिफॉर्म किए गए, कि परीक्षा है उसमें सिर्फ प्रतिशत पे बच्चे पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाए, सतत विकास हो, बच्चे का सतत मूल्यांकन किया जाए, जिसमें उसके पढ़ाई के भी नंबर जोड़ो, खेल कूद के भी, उसके व्यवहार के भी नंबर जोड़े जाएं। तो परीक्षा में सुधार की बातें की गई। समानता व समावेशी शिक्षा, शिक्षा को इस प्रकार से बनाया गया जिसमें ना जाति धर्म समाज क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था, सभी के लिए बराबरी की शिक्षा थी। इक्वलिटी एंड इंक्लूजन एजुकेशन भी देखने को मिली इसमें। अगला क्या? स्थानीय ज्ञान, हर क्षेत्र के हिसाब से लोकल नॉलेज भी जोड़ा गया। बच्चे को अपने जो आसपास का क्षेत्र है उसके बारे में व्यवहारिक ज्ञान हो, उसकी संस्कृति के बारे में ज्ञान हो, खान पान रहन सहन हर चीज़ के बारे में भी ज्ञान की बात की गई। अगले वाला पॉइंट क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई, जहाँ पे पर्यावरण लैंगिक समानता व शांतिकारी आधारित शिक्षा पर जोर दिया गया। मतलब एजुकेशन में हर चीज़ों में बदलाव देखने को मिलता है इसमें। यह तो था एनसीएफ, जहाँ पर बच्चों की बात की गई। उसके बाद में आपको देखने को मिलता है एनसीएफटीई, टीचर एजुकेशन। यहाँ पर क्या था? शिक्षक को किस प्रकार से बनाया गया, शिक्षक का उसको अपने पाठ्यक्रम में किस प्रकार से बदलाव देखने को मिले जिससे वो अच्छा टीचर बन सके, या बच्चे शिक्षक को भी अब बदलते हुए प्रारूप के हिसाब से, शिक्षा के आधार से, तकनीक के आधार पर शिक्षक को भी कैसे खुद में बदलाव करना है, इसके लिए एनसीएफटीई एजुकेशन जो नियम है वो लेके आता है। और किसके द्वारा लिया गया? एनसीटीई के द्वारा लाया गया था 2009 में। किस पे था? शिक्षक शिक्षा को प्रभावी और पेशेवर बनाना। तकनीक बदल रही है, समाज बदल रहा है, तो शिक्षक को भी बदलना जरूरी है। तो कैसा शिक्षक है वो शिक्षा को अब नए तरीके से कैसे पढ़ाए और पेशेवर प्रोफेशनल तरीके से अब कैसे पढ़ाए। मुख्य विशेषताएं क्या थी? टीचर को अब नया रोल दिया गया, क्या? कि केवल पढ़ाना नहीं है, बच्चे का मार्गदर्शक और सहयोगी बनना है। मतलब ये बताया गया कि आपको सिर्फ बच्चे को पढ़ाना नहीं है, टीचर ही नहीं बनना है, उसका दोस्त बनो आप। समझ आ गया? उसका मार्गदर्शन करो, उसको चीज़ें समझाने में मदद करो। अगला क्या है? प्रयोगात्मक दृष्टिकोण, मतलब बच्चे को क्या क्या सिखाना है? आपको प्रैक्टिकली चीज़ें कर करके भी सिखानी है। प्रयोग, प्रोजेक्ट व गतिविधियों का उपयोग करो, मतलब बच्चे को सिखाने के लिए आप क्या करना है? आपको प्रयोग के आधार पे, गतिविधियों के आधार पे चीज़ों को सिखाना है। अगले वाली कौन सी शिक्षा की बात की गई? शिक्षक को समावेशी शिक्षा देनी है, मतलब ऐसी शिक्षा देनी है जो सभी बच्चों तक पहुँचे, हर बच्चा समझ पाए। नैतिक जिम्मेदारियाँ भी समझानी है इस बच्चे को, संस्कार वगैरह भी समझाने हैं। और शिक्षक को इस प्रकार से बनना है कि वो क्या हो? समाज में परिवर्तन लेकर दिखाए। अगले वाला क्या है? लगातार परीक्षण है। टीचर है उसको लगातार परीक्षण पे जोर दिया जाए। क्यों? टीचर अब क्या हो जाते हैं? नई बदलती तकनीक के साथ आउटडेटेड हो जाते थे, वो नई तकनीक के साथ समायोजन नहीं कर पाते थे, इसलिए उनको क्या है? परीक्षण की ज़रूरत होती है। इसलिए जो शिक्षकों को लगातार परीक्षण व मूल्यांकन के लिए इसके अंदर नियम दिए गए। तो यह आपके सामने कंप्लीट नॉलेज व कैरिकुलम का पेपर था। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। धन्यवाद।